जय समाजशास्त्र जय ससुराल। अब जो हम समाजशास्त्री का वर्णन करने जा रहे हैं उनमें हर्शकोविट्ज़ मेल्विन जीन साहब का नाम बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए समाजशास्त्र के अंदर सामाजिक विचारकों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक विचारक के बिना समाजशास्त्र अधूरा है। तो इसी संदर्भ में हम आज जो वर्णन करने जा रहे हैं उनमें हर्शकोविट्ज़ साहब का नाम बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। उनका जन्म 1895 और मृत्यु 1963 में हुई। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति की अपनी इस संक्षिप्त परिभाषा के लिए सुप्रसिद्ध अमेरिकी आर्थिक मानवशास्त्री मेल्विन जीन हर्शकोविट्ज़ साहब विशेषतः अमेरिकी संस्कृति में अफ्रीकी तत्वों के सुरक्षित बनाए रखने तथा आर्थिक मानवशास्त्र संबंधी अपने शोध लेखनों के लिए जाने जाते हैं। वे कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान फ्रेंच वॉच तथा ए गोल्डन विजर से काफ़ी प्रभावित रहे। स्वयं हर्शकोविट्ज़ साहब ने नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय में अध्यापन किया है। उन्होंने बिना आर्थिक निर्धारणवाद को अपनाए प्रारंभिक इस सिद्धांत की आलोचना की है कि आर्थिक विश्लेषण की शुरुआत व्यक्ति से की जानी चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने यह जानने पर बल दिया कि किस प्रकार व्यक्ति सामाजिक बाधाएं, संसाधनों की कमी और सांस्कृतिक मूल्यों के होते हुए आर्थिक वर्ण या चुनाव करता है। हर्शकोविट्ज़ साहब ने अपनी पुस्तक मानव और उसके कार्य में संस्कृति संबंधी कुछ विरोधाभासों की भी चर्चा की है। जैसे पहला, मानव अनुभव में संस्कृति सार्वभौमिक होती है, फिर भी प्रत्येक स्थानीय अथवा प्रादेशिक संस्कृति की अभिव्यक्ति अपने आप में अनूठी होती है। संस्कृति अस्थायी होती है, फिर भी इसमें गतिशीलता होती है और यह निरंतर अपने नियत परिवर्तन को अभिव्यक्त करती है। तीसरा, संस्कृति हमारे जीवन की दृष्टि प्रदान करती है और हमारे जीवन की शैली को अधिकांश रूप में निर्धारित करती है, तथापि यह बिरले ही चेतन विचारों का अतिक्रमण करती है। हर्शकोविट्ज़ साहब ने समाजीकरण और सह-संस्कृतीकरण एनकलरेशन की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण अंतर प्रदर्शित करते हुए लिखा है कि सह-संस्कृतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी दो क्रमिक अवस्थाएं होती हैं। पहली बाल्यकाल में अचेतन स्तर पर चलती है, जो संस्कृति को स्थिरता प्रदान करती है। यह संस्कृतीकरण की अवस्था है। दूसरी अवस्था चेतन स्तर पर होती है, जिसमें पुनर्स्थापन और पुनर्परिवर्तन होता है। इसी अवस्था में औपचारिक शिक्षा का अधिक महत्व होता है। यह दूसरी अवस्था समाजीकरण को इंगित करती है। द अमेरिकन नेग्रो 1928 में आया। लाइफ इन ए हेरिटेन वैली जो 1937 में आया। लाइफ इन ए हेरिटेन वैली जो 1937 में आया। द मिथ ऑफ द नेग्रो पास्ट जो 1941 में आया। ट्रिनिडाद विलेज विथ E.S. हर्शकोविट्ज़ जो 1947 में आया। मैन एंड हिज वर्क्स जो 1948 में आया। उसके बाद इकोनॉमी एंथ्रोपोलॉजी स्टडी इन कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स जो 1952 में आया। उसके बाद कल्चरल रिलेटिविज्म जो 1972 में आया। तो ये हर्शकोविट्ज़ साहब का जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है और उनकी कृति का उल्लेख किया गया है। जो समाजशास्त्र के अंदर सामाजिक विचारक हैं वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वह बड़ा एग्ज़ाम हो या छोटा एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए हर्शकोविट्ज़ साहब का जो यह विचार है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। जय समाजशास्त्र जय सुषमा।
अब जो हम अगले समाजशास्त्री का वर्णन करने जा रहे हैं उनमें थॉमस हॉब्स साहब जो है सब बहुत इम्पोर्टेंट है। थॉमस हॉब्स साहब समाजशास्त्री जो है उनका जन्म 1558 और मृत्यु 1679 में हुई। प्रबोधकालीन अंग्रेज दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांतकार थॉमस हॉब्स साहब ने मुख्यतः राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में लेखन कार्य किया। वे सामाजिक विज्ञानों में प्राकृत उपागम नेचुरलिस्ट अप्रोच के प्रयोग करने वालों में प्रारंभिक और सर्वाधिक प्रतिभाशाली विद्वान थे। उनकी प्रमुख कृति लेविएथान 1651 में उन्होंने निर्वाध राजनीतिक सत्ता के औचित्य को मानवीय प्रकृति के आधार पर सिद्ध किया। उन्होंने कहा है कि मानव स्वभाव से स्वार्थी और निर्मम प्राणी है, अतः प्राकृतिक दशा निर्वाध राजनीतिक सत्ता के औचित्य को मानवीय प्रकृति के आधार पर सिद्ध किया है। उन्होंने कहा कि मानव स्वभाव से स्वार्थी और निर्मम प्राणी है, अतः प्राकृतिक दशा राजविहीन स्थिति में अधिकांश मनुष्य अपने व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं। उन पर किसी बाध्य शक्ति राज का नियंत्रण नहीं होता। ऐसी अवस्था में निरंतर लड़ाई झगड़े और छीना झपटी होती रहती है। इस स्थिति पर काबू पाने और मानव को भयभीत करने के लिए न किसी प्रकार के कानून होते हैं और न ही राजनीतिक शक्ति के प्रयोग करने की कोई व्यवस्था होती है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के सद्भाव की आशा के अभाव में अधिकाधिक शक्ति के संचय करने में अविराम लगा रहता है। इस स्थिति को ही हॉब्स साहब ने प्राकृतिक अवस्था स्टेट ऑफ नेचर कहा। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति सुख सुरक्षा की चाह के कारण अनंत उत्पीड़न वैमनस्यता और अस्थिरता की एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जिसे हॉब्स ने एकाकी निकृष्ट अप्रिय पाशविक और क्षणभंगुर कहा। किंतु हॉब्स साहब आगे कहते हैं कि मानव के पास तार्किकता और दूरदर्शिता होती है, अतः यह सोचने समझने में समर्थ होते हैं कि उनकी सुरक्षा की गारंटी तब होगी जब वे स्वैच्छिक रूप से किसी व्यक्ति अथवा समूह को अपनी व्यक्तिगत शक्तियाँ दें। इस व्यक्ति अथवा समूह को सभी व्यक्तियों पर सर्व सत्ताधिकार प्राप्त होंगे। यह विचार ही हॉब्स साहब के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का आधार है। जनसाधारण की इच्छा और जनसाधारण की हित साधना ने ही सामाजिक अनुबंध के विचार को जन्म दिया, जिसकी अभिव्यक्ति हम राज्य या नागरिक समाज के रूप में देखते हैं। नागरिक समाज को आत्मरक्षा और संतुष्ट जीवन जीने का एकमात्र साधन माना जाता है। हॉब्स साहब के इस निरानंद दृष्टिकोण के आधार पर सरकार का एकमात्र कार्य राष्ट्र के नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी देना है। मानवीय प्रकृति संबंधी हॉब्स के विचार पूर्णतः यांत्रिकी विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, जो उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो से सीखे थे। गैलीलियो के अनुसार गति मोशन सभी वस्तुओं की मूल प्रकृति है।
चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। इस मान्यता को स्वीकार करते हुए हाउ साहब ने कहा है कि मानव निरंतर सक्रिय रहने वाला प्राणी है। व्यक्ति अपने आप में इच्छाओं का एक समूचा पुंज है जो निरंतर गतिमान रहता है। हाउ साहब के अनुसार मानवीय मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के सभी वर्ग यथा आत्मबोध, स्मृति, कल्पना, विचार, बोली तथा मनोभाव पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों की गति से प्रभावित होते हैं। अन्य भौतिक पिंडों की भांति मानव भी इन अभौतिक सूक्ष्म कणों से निर्मित है। मानव प्रकृति के इस दृष्टिकोण के आधार पर मानव की क्रियाएं उसके मनोभावों द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये मनोभाव दो प्रकार के होते हैं, विमुखता या विरुचि और अभिलाषा या इच्छा। ये मनोभाव ऐसे नैतिक निर्णय और क्रियाशील मुद्दों के आधार पर होते हैं जिनकी प्रकृति आत्म सुरक्षा की होती है। अतः हाउस के दृष्टिकोण के अनुसार मानवीय क्रिया मृत्यु के भय और शक्ति की इच्छा अभिलाषा के इन दो मनोभावों से नियंत्रित और संचालित होती है। हाउस साहब के विचार उसके समय के राजतंत्रवादियों और संसद सदस्यों दोनों को समान रूप से स्वीकार रहे। बाद में मानवीय प्रकृति और राजनीतिक सत्ता संबंधित उनके भौतिकवादी दृष्टिकोण की मार्क्सवादियों ने भी प्रशंसा की, जबकि उनका यह विचार कि मानव मूलतः एक स्वार्थी प्राणी है और उनका न्यूनतम राज्य वाला सर्वसत्ताधिकार का दृष्टिकोण दक्षिणपंथियों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। उनकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं लेवियथान, जो 1651 में है। अब जो अगले समाजशास्त्री का हम वर्णन करने जा रहे हैं उनमें हाउस साहब का जन्म 1864 और मृत्यु 1929 में हुई। लियोनार्ड हाउस एक प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्री और सामाजिक दार्शनिक थे। स्पेंसर की भांति हाउस भी उद्विकासवादी दर्शन के समर्थक विद्वान थे। उनका समस्त लेखन उद्विकासवादी सिद्धांत के रंग में रंगा हुआ है। उनकी रचनाओं का आकार विश्वकोशीय प्रकृति का है। वे तुलनात्मक मनोविज्ञान के अग्रणियों में से एक थे। उन्होंने मानव शास्त्र के विस्तृत एवं बिखरे हुए तत्वों को संवारने की विधि विकसित की है और ब्रिटेन में वैज्ञानिक समाजशास्त्र की नींव रखी। इसके अतिरिक्त हाउस साहब ने नीतिशास्त्र और सामाजिक दर्शन में तर्कवाद की सूक्ष्म एवं फलप्रद व्याख्या भी की है। स्पेंसर और हाउस दोनों ने समाज को एक सामूहिक एकता माना है। जहां स्पेंसर साहब ने अपने उद्विकासीय सिद्धांत में उत्तरोत्तर विभेदीकरण और समायोजन को महत्व दिया है, वहां हाउस साहब ने अपने सिद्धांत में सहसंबंध और समन्वय की प्रक्रियाओं को रेखांकित किया है। स्पेंसर साहब से भिन्न हाउस साहब ने सामाजिक उद्विकास को एक स्वचालित और मानव के बिना हस्तक्षेप के चलने वाली प्रक्रिया नहीं माना है, अपितु उन्होंने प्रगति में सामाजिक मन विचार की भूमिका स्वीकार किया है। हाउस साहब ने सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र के अतिरिक्त राजनीतिक विषयों पर भी खूब लिखा है। उन्होंने राजनीतिक विषयों की व्याख्या के लिए भी उद्विकासवादी सिद्धांत का प्रयोग किया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक नियंत्रण करने वाले राज्य के बीच संबंधों को लेकर उन्होंने सामाजिक न्याय के तत्व नाम से भी एक प्रेरणास्पद पुस्तक लिखी है। राज्य की सकारात्मक भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को सार्वजनिक कल्याण कार्य को करने समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। उनकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं द थ्योरी ऑफ नॉलेज, जो 1896 में आया, माइंड इन इवोल्यूशन, जो 1901 में आया, मॉरल्स इन इवोल्यूशन, जो 1906 में आया, लिबरलिज्म, जो 1911 में आया, डेवलपमेंट एंड पर्पस, जो 1913 में आया,
द मटेरियल कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द सिंपल पीपुल्स जो 1915 में आया। द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट जो 1918 में आया। द रेशनल गुड जो 1921 में आया। एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस जो 1921 में आया। सोशल डेवलपमेंट इट्स नेचर एंड कंडीशन जो 1924 में आया। जय समाजशास्त्र, जय